हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि इस बारे में बात की जाए कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में कितने हैं। बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हमने विंटर में देखा इस बार चलाई कलान के 20-25 दिन हो गए, लेकिन कहीं बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। और फोरकास्ट भी शायद 1-2 दिन का यही है आने वाले कि मौसम खुश्क ही रहेगा। माहिरान मौसम का कहना यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में प्रेसिपिटेशन या स्नो होता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो ओरिजिन है वो मेडिटेरियन सी से है। अभी जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है या अभी जो स्नो नहीं हो रहा है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल जो क्लाइमेटिक फिनोमेना है, यानी कि जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर नहीं बन पा रहा है, जो शायद वहाँ से कैरी होकर मेडिटेरियन तक जाए, मेडिटेरियन से फिर इंडिया में आए। बहरहाल इस बारे में कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसी जोग्राफर को लाएंगे, उससे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट जो है यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कैसे इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हिल स्टेशन है, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं कि लोग जा रहे और बता रहे कि कहीं स्नो नहीं है, देखिए हाल क्या है। 132 साल की हिस्ट्री में जनवरी में 5वीं बार हमने देखा कि टेम्परेचर जो है 15 डिग्री को पार किया। कुछ दिन पहले 15 डिग्री था, इससे पहले 2010 में भी हुआ है और 2003 में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि ड्राई स्पेल पहली बार हुआ, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि जो विंटर गेम्स होने वाली हैं वो 2 से 4 फेब को होने वाली है गुलमर्ग में। बर्फ़ न होने की वजह से एथलीट शायद प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। कुछ वीडियो सोशल मीडिया में ऐसे भी वायरल हो रहे हैं कि जहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो बना रहे हैं। वो डेफिनेटली फिनोमेना है, बना सकते हैं, एक मशीन है जिसमें आप वो आर्टिफिशियल स्नो बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करनी है मुझे। बात यह करनी है कि जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है ना, वो टूरिस्ट इकॉनमी नहीं है। ये मिसकन्फ्यूजन बहुत सारों को है। टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी 2 साल से टूरिज़्म का जो फ्लो है बढ़ गया। लास्ट ईयर हमने कुछ 1.88 करोड़ लोगों को देखा जम्मू कश्मीर आते हैं, यानी कि 1 करोड़ 88 लाख लोग जम्मू कश्मीर आए हैं 22 में। आपको जान के हैरत होगी कि कुछ 16 या 17 लाख लोग सिर्फ गुलमर्ग आए हैं, एक एरिया जो इको फ्रेजाइल है, जहाँ पे शायद इतना कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा इतने सारे लोगों के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग जब आएंगे वो अपने फुटप्रिंट्स भी साथ लेके आएंगे, अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में ये भी पड़ेगा क्योंकि जो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इन इको फ्रेजाइल जोन्स पे हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कोशिश यही करनी चाहिए सोच विचार के साथ कि हम इन इको सेंसिटिव जोन्स को प्रोटेक्ट करें। बात दोबारा करते हैं जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है, जिसमें आपका कश्मीर आता है, ठीक है, देहरादून भी आता है, शिमला आता है। वहाँ पे इस साल जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि बर्फ़बारी होगी या आपकी बारिश होगी, उसमें 70% की कमी आई है। माहिरीन मौसमियात एम राजीवन कहते हैं कि जो इंटेंसिटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की है बिकॉज ऑफ ग्लोबल फिनोमेना, वो कम हो गई है। अगर इंटेंसिटी जो है ऐसी कम रहे तो बर्फ़बारी का चांसेस है वो कम हो जाएगा। और फर्दर वार्न कर रहे हैं कि आने वाले 30-40 साल में ये इंटेंसिटी कम ही होगी, इसलिए हमें मिटिगेशन की ज़रूरत है। हमें मिटिगेट करना पड़ेगा। अगर कल को बर्फ़ नहीं हुई किसी साल, तो हम कैसे मिटिगेट करेंगे चीज़ों से, क्योंकि अगर बर्फ़ नहीं हुई, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे तो पानी की कमी भी आ सकती है। ऑब्वियसली पानी की कमी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हम जम्मू कश्मीर के लोग रेडी हैं? हमारी मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए? कैसे हम इन सब चीज़ों को, क्योंकि अभी जो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहे हैं कि नहीं टूरिस्ट नहीं आ रहे या गेम्स नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर खुद में डिपेंडेंट है आपके पानी के ज़राए कैसे आप एग्रीकल्चर के लिए वाटर का जो भी आपका सोर्स है वो यही नदी नाले हैं, और उन नदी नालों का सोर्स वही बर्फ़ है, वही ग्लेशियर्स है जहाँ से निकलते हैं।
तो अगर कल को बर्फ़ ही नहीं होगी, तो पानी नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगी। टूरिज्म सेक्टर ने 7,000 करोड़ कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी को। एग्रीकल्चर सेक्टर 33,000 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है और आने वाले 5 साल में 65,000 करोड़ तक जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर कहीं ना कहीं ये वेदर फिनोमेना ऐसे ही रहे तो जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी दिक्कतें होगी फ्यूचर में। पानी पीने के लिए भी अवेलेबल नहीं रहेगा। आप दूर का सोचिए ये कि उन एग्रीकल्चर के लिए होगा। आपने देखा भी होगा कि हम पिछले बहुत सारे सालों से देख रहे हैं कि जब हमें धान की फसल के लिए पानी ज़रूरत होता है, मैं अगर टंगमर्ग बेल्ट की बात करूं जिसमें हम बारामूला वाले आते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर पानी अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना बहुत सारे गाँवों के लिए वो कम पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नदी नालों को हमने कंटमनेट किया। कोई भी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो हमने टोटली डायरेक्ट उन नदी नालों में फेंका है, जिसकी वजह से कंटमनेट वाटर की वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। हमने जो भी हमारे वेटलैंड रिसोर्सेज थे, यानी कि नाग ब्रू आसान, वो भी हमने ख़त्म किए। हम जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है कंजप्शन इकॉनमी, हम सिर्फ खाते हैं, बाकी चीज़ों को जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, खुद का हम नहीं बनाते हैं चीज़ें ज़्यादा। और हमने बहुत टाइम पहले से ही पेड़ लगाना छोड़ दिया है। पेड़ वही अब लगाते हैं जिनको पता है कि ये जो पेड़ मेरे सफ़ेद कहना है कि ब्लाक फ्रेस्कुल एमोजुब सुबह चटक बम पेटो खतरा। बाकी पहले तो लगाते थे कहीं ना कहीं फ्रेस लगावा, वीरियस लगावा, टिकर कुलियस लगावा, इनके सानों पुराने बोन लगाए मत, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें हमारा रुझान नहीं है। हम अपने ठीक ठाक घर जिनमें हम अभी 30 साल रह सकते हैं उनको तोड़ रहे, नए बना रहे, क्योंकि मेड रश है कि नए डिज़ाइन का घर बनाना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम में बात किया, हमारा जो स्ट्रक्चर है, कल्चर है, वो हम टोटली बाहर वाले कल्चर से अब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में 30-40 साल में कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पैक्ट करेगा और इसके लिए मिटिगेशन आज से ही ज़रूरत है। गुलमर्ग में जो भी हमारे पोनी वालाज है, हॉर्स राइडर्स है, या इवन के वो बाकी जो लोग हैं वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, उनको भी लगा कहीं ना कहीं नहीं इधर से इनकम कम हो रहा है, तो उन लोगों ने डीजल वाले वो मोटर बाइक्स लाए, महंगे मोटर बाइक्स लाए। वो जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में और बाकी चीज़ों में, वो हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है। वो भी हमें देखना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इको फ्रेजाइल जोन, जो वेस्टर्न हिमालयस का इको फ्रेजाइल जोन, इतने सारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि इंसानी हलचल नहीं सह पा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा, और जो ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमेनाज आएंगे ना, उसका इम्पैक्ट हमेशा उन्हीं रीजन्स पे पड़ेगा जो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। लास्ट ईयर आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक ड्रास्टिक फ्लड आया, बहुत सारे लोग मरे भी और इकॉनमी को बहुत सारा नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में आपने देखा 2014 में फ्लड आया, उत्तराखंड में आपने बार बार देखा फ्लैश फ्लड्स आ रहे। तो ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम मिटिगेशन के लिए रेडी रहे। और मिटिगेशन हम कैसे करते हैं? हमें एफॉरेस्टेशन पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम जो इंडिस्क्रिमिनेट करें उस पर थोड़ा सा हमें रोक लगानी पड़ेगी। एफॉरेस्टेशन के लिए ये सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट होना चाहिए। अपने बच्चों को एक साथ लेके किसी ज़मीन के किसी प्लाट पे या किसी मरले पे जाके एटलीस्ट यानी कि साथ पका 9 रोज़ वाते एटलीस्ट इस करो तम निमो पाना सद का कुल करो इस प्लांट उसके नाम से, ताकि एटलीस्ट वो जो एफॉरेस्टेशन का कंसेप्ट है ना वो कम से कम आए। स्कूल में एनवायरनमेंट डे हम मना रहे तो उसमें कम से कम हम ये पेड़ लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर भी मैंने जब एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कि जून, जुलाई और अगस्त महीने में आपको पानी अवेलेबल नहीं होता है बाग्स में, क्योंकि जो आप हमारे ऑर्चार्ड्स होते हैं, क्योंकि तब बारिश भी नहीं होती है। तो ऑफ लेट बहुत सारे लोगों ने अब ट्यूबवेल बनाना स्टार्ट किया है। जब ये ट्यूबवेल बनाने का सिस्टम इतना आम हो जाएगा, हर बाग में ट्यूबवेल होगा, तो वाटर टेबल पे ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा। जो वाटर टेबल नीचे और जाएगा, एक टाइम आएगा कि आप हमारी सिचुएशन भी पंजाब और हरियाणा की तरफ हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर फर्टिलाइजर्स के वही डब्बे फिर उसी पानी में डाल रहे, उसको फर्दर कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में भी हमें लग रहा है कि सिर्फ टूरिज्म को हर्ट करेगा नहीं, अगर अभी बर्फ़ नहीं हुई, और अभी जब बर्फ़ होगी भी अब, क्योंकि अब सीज़न, और जब आप ये वेरिएशन हो जाएगा, वेरिएशन जैसे ना, जब क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर बर्फ़ जल्दी पिघल भी जाएगी। तो अभी अगर फिर बर्फ़ होगी भी, वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, जिसकी वजह से समर्स में हमें पानी
का जो भी हमारे जो पेरिनल रिवर्स है जिनका ओरिजिन वही ग्लेशियर्स है, शायद हमें फिर पानी कम रहेगा, और वंस पानी कम रहेगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेफिनेटली हर्ट होगा। ये हमें फ्यूचर में डेफिनेटली आने वाले साल में हर्ट करेगा। तो हम यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द बर्फ़ हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ अगर नहीं गिरी तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, और हमारे उन भाइयों के लिए भी जो टूरिज़्म से मुंसलिक है, वो भी अगर सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ जाएंगे, एटलीस्ट वो एक मेड रश की तरफ ना भागे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोटर बाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कार्स लेके था, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म का फ़ायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे के जाएंगे, इसके बारे में शायद हम कभी सोचेंगे भी नहीं, ना कभी सोचते हैं, ना फुर्सत ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की और एक बात करना चाहूँगा लास्ट पे, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हाउस होल्ड का हमारा एग्रीकल्चर इनकम है वो 18,000 रुपया है पर मंथ। इंडिया में हम 5वें नंबर पे है। ये स्नो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है, एज एन एग्रीकल्चर स्कॉलर, मैं एग्रीकल्चर पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फ्यूचर में एग्रीकल्चर पे बहुत इम्पेक्ट डालने वाले हैं। और यही इम्पेक्ट की वजह से आपने देखा होगा कि लोग अभी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अपने बाग्स को, जो बड़े बालेग बाग हैं उनके, काट के हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इनका वाटर कंटेंट उनमें है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो वाटर का उनका यूसेज है वो कम है, और शायद कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल भी है, और शायद है भी, लेकिन अगेन आपको देखना पड़ेगा हाई डेंसिटी हर एरिया के लिए फीजेबल नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फिनोमेना है डेफिनेटली, लेकिन हम अंदर अपने कश्मीर में क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने नदी नालों को, हम अपने वेटलैंड्स को, हम अपने जो भी एफॉरेस्टेशन का हमारा क्या कंसेप्ट है, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, हम कैसे अपने वाटर को इस्तेमाल करेंगे, जुडिशियस यूज़ कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और टूरिज़्म को भी मोर सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ जाए, ठीक है, टूरिस्ट आ जाए, अगले साल भी आए, आने वाले सालों में भी आते रहे, ऐसा भी नहीं कि हम आज सब कुछ ख़त्म करें, क्योंकि अगले 5-6 साल में जब कुछ होगा नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे टूरिस्ट बोल रहे हम तो आए, हम तो गुस्से में है, यहाँ तो कुछ है नहीं, फ्यूचर खुदा ना करे कल को ऐसा हो कि वहाँ पे फिर टूरिस्ट भी ना आए। तो इसलिए उसके लिए हमें आज से ही तैयार होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।